बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को में मौजूद हैं और कवर कर रहे हैं। चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के मारूजी हालात हैं, हर साल नवंबर में, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गिलगित बल्तिस्तान में कोई ना कोई मसला शुरू हो जाता है, जिसकी बुनियाद पर फिर एहतिजाज शुरू होता है। आजकल भी गिलगित बल्तिस्तान एहतिजाज की मतलब उसकी जद में है। तो गिलगित बल्तिस्तान का जो सब्सिडी का मामला है, गंदम की सब्सिडी का जो इशू है, इसको तकरीबन 50 साल हो गए। 50 साल का अरसा हो गया गंदम की सब्सिडी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुयसर है। और ये सब्सिडी की जो शुरुआत हुई है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर से हुई। वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर मुख्तलिफ मसाइल पैदा होते गए। 2011-12 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2 रुपये की कीमत बढ़ाई गई थी उस वक़्त। तो उस दौरान बहुत ज़्यादा एहतिजाज हुआ पूरे गिलगित बल्तिस्तान में, और इस एहतिजाज के नतीजे में वो जो रेट में इन्हांसमेंट थी उसको विड्रॉ किया गया। उसके बाद बदकिस्मती से पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो गिलगित बल्तिस्तान के लिए सब्सिडी कोटा मुकर्रर था गंदम की, मतलब वो मेट्रिक टन्स में मुकर्रर था, पैसों में नहीं था। बाद में जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो ये जो कोटा मुकर्रर था टन्स में या बैग्स में, वो कन्वर्ट हुआ इनटू कैश मनी में, पैसे में उसको कन्वर्ट किया गया। 6 अरब रुपए लगभग मतलब उसके लिए मुख्तस किए गए। वहाँ से हमारे लिए मसाइल शुरू हुए और अगली हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो जो गंदम का रेट था, वो चूँकि वफाक में उनकी हुकूमत थी, लेकिन कुछ 1.5 अरब रुपए के डेफिसिट था जो कि वफाक से लेने में नाकाम हुए और गिलगित बल्तिस्तान के बजट से काट के वो 1.5 अरब रुपए उस डेफिसिट में डाल दिए। वहाँ से ये मिजरी शुरू हो गई है। आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम फिर एक ऐसे इशू के ऊपर हैं। पिछली हुकूमत ने कोई 20 रुपए पर केजी के हिसाब से गंदम की का रेट बढ़ाया था, 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, मतलब 6-7 रुपए का था तो उसको 20 रुपए पर केजी के ऊपर, मतलब 2000 या 2100 के लगभग आपको मतलब जो गंदम की बोरी की नहीं बोरी का वो मुतय्यन था। तो पिछली हुकूमत ने भी कुछ रेट्स बढ़ाए थे। उसके बाद अब मौजूदा हुकूमत की तरफ से भी कोई इस तरह की बात शुरू हो गई कि रेट क्यों ना बढ़ाया जाए। सवाल सबसे बड़ा ये। तो अब चूंकि पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा ये सवाल है कि पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा है, इस हुकूमत में रहते हुए क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस गंदम की मतलब जो कीमत है इसकी रैशनलाइजेशन पे पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है, उसके ऊपर हम, क्योंकि कल हमारी मीटिंग थी, हम आपस में बैठे, हमारे 2 वज़रा साहिबान ने कैबिनेट के अंदर बैठे थे। कैबिनेट के अंदर तो उन लोगों ने रेजिस्टेंस की जितनी रेजिस्टेंस वो कर सकते थे, लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी उन लोगों ने कहा कि ये एक ऑप्शन आया है कि 5100 पर 100 केजी के ऊपर मुख्तस करने की बात चली है। तो उसके ऊपर कल हमने अपने वज़रा के साथ जो हमने ट्रीटमेंट करनी थी वो हमने कर भी दी है, और आइंदे के लिए उनको हमने रिस्ट्रेंड किया है कि गंदम की सब्सिडी के ऊपर पार्टी लाइन से हट के कोई बात कैबिनेट में ना की जाए, और इंशाल्लाह आइंदा के लिए वो किसी भी ऐसे मौक़िफ़ की हिमायत वो नहीं करेंगे
जिससे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के ये जो सब्सिडी के इश्यूज हैं ये फ्लेयर अप होते हों। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि गंदम की सब्सिडी रेगुलेट होनी चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है। गंदम की सब्सिडी का रिफॉर्म होना चाहिए या नहीं। तो बुनियादी तौर पे जब भुट्टो साहब ने सब्सिडी दी थी तब शायद गंदम फी केजी 1 रुपये का होगा या उससे कम कीमत पे होगा। वक्त के साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये वाहिद गंदम है जो अशराफिया के अलावा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलता है। ये एक ही चीज़ है, और ये पिछले 70 सालों से अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अगर कुछ मिला है तो या तो वो मतलब गंदम की सब्सिडी, फ्यूल की सब्सिडी, दीगर अशिया की सब्सिडी, और इसी तरह बाद में BISP की मद में जो थोड़ा बहुत जो गरीब आवाम तक या मतलब गरीब तबके तक जो मराहत पहुँचे हैं या हुकूमत की तरफ से वसाइल पहुँचे हैं तो इस शक्ल में पहुँचे। इसके अलावा किसी भी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए कुछ भी नहीं किया। तो हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान में 2 किस्म के तबकात हैं, एक अशराफिया है, एक अवाम है। मतलब फर्ज करें हम ये समझते हैं कि गंदम की सब्सिडी मिसयूज हो रही है, तो मिसयूज होना को ठीक करना भी सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, हुकूमतों की जिम्मेदारी है। हम ये नहीं कह सकते कि सब्सिडी मिसयूज होती है हम चुप करें। अब फर्ज करें कि सब्सिडी के मामले को रिफॉर्म करना है, तो सब्सिडी के मामले को सबसे पहले रिफॉर्म क्यों करें? इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज और हैं जिनको रिफॉर्म करने की जरूरत है। हम ये समझते हैं कि सबसे पहले रिफॉर्म होना चाहिए अशराफिया के साथ। जो गिलगित बल्तिस्तान का अशराफिया है उसका रिफॉर्म होना चाहिए, उनके वसाइल का रिफॉर्म होना चाहिए, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मिसयूजेस का रिफॉर्म होना चाहिए। फर्ज करें कि हमारा नॉन डेवलपमेंट का बजट है। अब नॉन डेवलपमेंट का बजट जो गिलगित बल्तिस्तान में खर्च हो रहा है वो हमारे एक सरकारी मुलाजिम या एक वजीर के ऊपर जितना खर्च होता है इतना ही एक गाड़ी पे भी खर्च होता है, एक फॉर्च्यूनर पे भी इतना खर्च होता है। तो जिस खित्ते में वजीर फॉर्च्यूनर में चलते हो, जिस खित्ते में सेक्रेटरीज B8 में चलते हो, जिस खित्ते में DC के पास 4000 सीसी की गाड़ी हो, जिस खित्ते में डिप्टी सेक्रेटरी के पास भी मतलब 4000 सीसी की गाड़ी है, यहां तक के तहसीलदार के पास भी मतलब वीगो गाड़ियां हैं। इस सूरत हाल में हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलने वाली सब्सिडी पे क्यों बात कर रहे हैं? हमारा सवाल सबसे बड़ा ये कि अगर रिफॉर्म होना है, अगर कोई चीज रेगुलेट होनी है तो ये रेगुलेशन और रिफॉर्म टॉप से शुरू होगी तो अवाम की बारी आएगी। जब तक अशराफिया के ऊपर रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक ऑस्टेरिटी टॉप से शुरू नहीं होगी, तब तक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम से गंदम की सब्सिडी कोई नहीं छीन सकता। हम ये समझते हैं कि अगर असेंबली के मेंबर की तनख्वाह या मराहत 4-5 लाख रुपए हैं, पाकिस्तान के किसी प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर के मराहत 4-5 लाख नहीं हैं, तो गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के मेंबर के मराहत 4-5 लाख क्यों हैं? एक बात। गिलगित बल्तिस्तान के वज़रा के मराहत 6-7 लाख है, मतलब किसी सूबे के वजीर के मराहत 6-7 लाख नहीं है, तो ये क्यों है? इसी तरह हमारे पास मावन खुसूसीस हैं, उनकी तनख्वाह भी 6 लाख से ऊपर है, उनकी क्यों है? वो किस खेत के मूली हैं कि उनको हम 6 लाख रुपए दें माहाना, और 6 लाख और उनको अनलिमिटेड फ्यूल भी दें, उनको मराहत भी दें, उनको और मुफादात भी दें। तो ये जो मिस यूज हो रहा है अशराफिया के अंदर, जो पैसा मिस यूज हो रहा है, लगभग कुछ 30 अरब रुपए का मिस यूज है। हम ये समझते हैं कि पहले नंबर पे टॉप स्टेप के ऊपर अशराफिया का रिफॉर्म होना चाहिए। जो गिलगित बल्तिस्तान की अशराफिया
उसके ऊपर रिफॉर्म्स का सिलसिला शुरू होगा तो गंदम की सब्सिडी की बारी आखिर में आएगी। इसको भी रेगुलेट करने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि रेगुलेट नहीं होना चाहिए, हम इसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं, लेकिन कि गंदम की सब्सिडी को हम रेगुलेट करें, अशराफिया को रेगुलेट ना करें, तो गिलगित बल्तिस्तान में सिटाफ का रूल्स जब तक इंप्लीमेंट नहीं होते तब तक गंदम की सब्सिडी रिफॉर्म नहीं होती। पहले सिटाफ का रूल्स जो वफाकी गवर्नमेंट के पास ने अडॉप्ट किए हैं, तमाम सूबों में हैं, उसके तहत जिसकी जो इंटाइटलमेंट है उसके अंदर वो सीसी में आ जाएगा, उस ग्रेड के अंदर से वो अपने उसके अंदर आ जाएगा, तो आपको सेविंग आ जाएगी। सियासतदानों को भी स्टेप डाउन करने की जरूरत पड़ेगी, उनको भी ऑस्टेरिटी में अपने आप को लेने की जरूरत पड़ेगी, मेंबरान असेंबली को भी करने की जरूरत पड़ेगी, हमारे सेक्रेटरीज को भी इस निज़ाम के अंदर आने की जरूरत पड़ेगी। जब हम अपने ऊपर ऑस्टेरिटी के फैसले लेंगे, अशराफिया के ऊपर होगा, दीगर मतलब मराद याफ्ता तबके के ऊपर होगा, तो फिर अवाम की तरफ भी हम उसकी रिफॉर्म के ऊपर जाएंगे, तो फिर अवाम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा सबसे बड़ा मसला गिलगित बल्तिस्तान में हक मलकियत का, लैंड रिफॉर्म का। तो हमारी तो भरपूर कोशिश ये है कि ये जो गंदम के सब्सिडी का रिफॉर्म से कबल लैंड रिफॉर्म होना चाहिए। लैंड रिफॉर्म पहले हो ताकि लोगों को एतमाद हो, इस हुकूमत के ऊपर एतमाद हो, अपने नुमाइंदों के ऊपर एतमाद हो कि वो अपने मराद को कम करते हैं, अपने वसाइल को कम करते हैं, और अवाम का जब एतमाद बहाल होगा उस सूरत में अवाम भी आपके साथ इस चीज़ को टेकअप करने के लिए तैयार होगी। इसके अंदर रिफॉर्म के बहुत सारे तरीके हैं, चूंकि वो हम सारे इश्यूज प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं उठा सकते, लेकिन हम चूंकि फोरम्स में अंदर बैठ के हम चूंकि रिफॉर्म को ही देखते हैं आजकल, तो ये बहुत सारे चीज़ों के ऊपर हम रिफॉर्म्स के प्रोग्रेस में हैं, चीज़ों के ऊपर हम कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान के जो पोटेंशियल्स हैं उन पोटेंशियल्स के ऊपर रिफॉर्म करें और गिलगित बल्तिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा करें, और गिलगित बल्तिस्तान की ये जो 15-20 लाख की आबादी है, इस 20 लाख की आबादी को इंगेज करना है। इसको इंगेज जब तक नहीं करेंगे तो आपकी गुर्बत ख़त्म नहीं होगी। तो इसके ऊपर हम अपनी तरफ से कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन आज का जो इशू है सब्सिडी के इशू के ऊपर, हम दो शराइत के ऊपर बात करते हैं। ऑस्टेरिटी होगी टॉप से, तो अवाम के ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला इसकी कर्टेलमेंट पे बात करेंगे। हक मलकियत होगा तो इसके ऊपर प्रोग्रेस होगी। अगर ये चीज़ें नहीं होती, महज आपने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को फ्लेयर अप करना है या उनको छोटा बहुत मराद का एक मतलब किसी तरीके से गंदम की शक्ल में उनको मराद मिलते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ेगा कि 20 अरब रुपए हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुफ्त गंदम दें? क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक आप पूरा का पूरा रिफॉर्म नहीं करते तब तक 20 अरब रुपए की गंदम की सब्सिडी कैश में दें ताकि करप्शन का भी रास्ता ख़त्म हो जाए। तो रिफॉर्म के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इसकी टारगेटेड भी हो सकती है, अनटारगेटेड भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें और हो सकती हैं। लेकिन नीचे ज़मीन से शुरू करना, अवाम से रिफॉर्म शुरू करना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गलत समझती है। हम टॉप से जब शुरू करें, अवाम तक इंशाअल्लाह पहुँचें, अवाम फिर आपकी हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेंगे। तो ये जो सूरत हाल है, इसके लिए हमने कल बैठ के यही फैसला किया कि रिफॉर्म शुरू हों, प्रोग्रेस जो भी चीज़ें ठीक होनी है तो टॉप से शुरू हों, यहाँ तक पहुँचें, फिर अवाम की बारी जब आएगी तो उस वक़्त सब्सिडी की बात होगी, तब तक कोई सब्सिडी की बात ना की जाए, ना ही लोगों को तंग किया जाए। ये गुजारिशात के लिए हम आपके पास बहुत शुक्रिया। मोहतरम, सब्सिडी की बात की तो अभी हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि सब्सिडी के साथ नहीं छेड़ा जा रहा है, उनकी सतह पर गंदम के रेटों में इजाफा हुआ है, उस वजह से हम मजबूर हैं कि हम रेट बढ़ाएंगे। हकीकत क्या है? सवाल ये है कि मतलब सब्सिडी के मामले को रेगुलेट किया जा रहा है, रेगुलेट करना है। फ़र्ज़ करें कि आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को 20 रुपये पर केजी गंदम मिलती है, उसको 50 रुपये करना है। मतलब ये गवर्नमेंट जो करना चाह रही है वो 50 रुपये फी केजी करना चाहती है या 51 रुपये फी केजी करना चाहती है। हमें भी पता है कि वहाँ पे बढ़े, रेगुलेट होना चाहिए गंदम का मसला, लेकिन सिर्फ गंदम है जिसको रेगुलेट होना है। मतलब वफाक का सेक्रेटरी 1300 सीसी कार में फिरता है, फेडरल मिनिस्टर 1300 सीसी कार में फिरता है, उसकी तनख्वाह शायद 2.5-3 लाख रुपए है,
तो हम गिलगित बल्तिस्तान में ऑस्टेरिटी नहीं करें और हम ये कहें कि हम गरीब सूबा हैं, तो हम गरीब सूबा हैं तो हम दिखते नहीं है गरीब, अवाम को नहीं दिखते। जब ये सूबा अवाम को गरीब दिखेगा तो उस वक्त हम उनको, अगर आप 50 की बात करते हैं, 100 भी करें, 60 भी करें, तो भी अवाम आपके साथ खड़े हो, ये उस वक्त खड़े हो। अहमद साहब, कल हफीज रहमान साहब ने भी मीडिया टॉक की थी और उसमें भी उन्होंने ये बताया कि माजी में ये जो गंदम अभी आपने बताया फिक्स किया गया 6 अरब रुपए में, उसने कहा कि ये बोरियों पर कब था, पीपल पार्टी के दौर में सिर्फ एक दफा एक लेटर निकला था, बाद में उसको भी विड्रॉ किया गया। हमें यह दिखाया जाए कोई ऐसा लेटर कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए सिर्फ गंदम की बोरियां फिक्स थी, और साथ ही साथ आपके 2 वज़रा कैबिनेट के अंदर बैठते हुए जब ये डिसीजन आता है फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और दूसरी तरफ आप आकर वो अपने वज़रा के उन फैसलों के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात भी, या आप उनको कहते हैं कि आइंदा की इस तरह पार्टी पॉलिसी से हटकर कोई आप चीज़ों के एक्टिविटीज़ का हिस्सा ना बने। तो ये हुकूमत आपसे भी मशवरा नहीं कर रही है, नून लीग से भी मशवरा नहीं कर रही है, आखिर किसके मशवरों पर ये फैसले किए जा रहे होते हैं? नहीं, हुकूमत ने हमारे साथ मशवरा किया था, ऐसा नहीं है कि हुकूमत ने मशवरा नहीं किया था। हुकूमत ने जब मशवरा किया तो हुकूमत को भी हमने ये मशवरा दिया कि गिलगित बल्तिस्तान जो है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी तहरीकों का महीना है। ये 3-4 महीनों में गिलगित बल्तिस्तान के लोग बिल्कुल किसी कोई एक्टिविटी नहीं होती और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट होते हैं ये 3-4 महीने। जितनी तहरीकें गिलगित बल्तिस्तान में चली, नवंबर से शुरू हुई हैं और जनवरी फरवरी तक जाके कंक्लूड हुई है। तो ये टाइमिंग नहीं थी इसके ऊपर बात करने की, तो कैबिनेट का एजेंडे में भी नहीं था, और कैबिनेट के एजेंडे में सिर्फ डिस्कस हुआ बढ़ाने का डिस्कशन हुई, फैसला नहीं हुआ। तो उस डिस्कशन के नतीजे में तो एक वजीर साहब ने बढ़ने का ऐलान किया, शम्स लोन साहब, हमें नहीं पता उसने किस बुनियाद पे किया। बाकी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं की है, कंसल्टेशन जरूर शुरू की है, तो गवर्नमेंट ऑफ जी भी कंसल्टेशन कर रही है। बाकी आप हफीज साहब की बात करते हैं, वो तो गिलगित बल्तिस्तान के नेतन्याहू हैं, हम फलस्तीनी हैं। सर, एक तरफ सूबाई हुकूमत के हमारे पास फंड नहीं है, हम अगले मंथ शायद हम तनख्वाहें देने की पोजीशन में भी नहीं होंगे। दूसरी तरफ गंदम की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, KIU के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे निकल आए, एहतजाज हो रहा है उनके फीसों में इजाफे की वजह से। और तीसरी उसमें देखा जाए तो हुकूमत स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स की फौज भर्ती करने में लगी है, पहले फेज में स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स और सेकंड फेज में आर्म कोऑर्डिनेटर्स भर्ती। क्या इनके लिए फंड्स मौजूद हैं? इसमें पीपल्स पार्टी अपने क्या रोल प्ले करेगी? यही बातें सारी, चूंकि फर्ज करें कि आप 20 कोऑर्डिनेटर्स भर्ती करते हैं, साथ में आप गंदम की रेट भी बढ़ाते हैं, तो ला महला अवाम के दिल में एक सवाल खड़ा होता है। या हमारे KIU के बच्चे इस वक्त पिछले एक महीने से एहतिजाज में हैं, उनको हम 20 करोड़ रुपए देने से कासिर हैं, वो एहतिजाज में हैं, तो वो हमारे पास पोटेंशियल नहीं है देने का, तो हम अपने रेवेन्यूज कब जनरेट करेंगे? हमारे पास गिलगित बल्तिस्तान कोई मतलब एक गरीब सूबा नहीं हो सकता है। गिलगित बल्तिस्तान इतना अमीर हो सकता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ठीक कर सकता है, लेकिन अब उस लाइन पे जाके अपने रेवेन्यूज को ठीक करने के लिए बहुत सारे काम की जरूरत है। तो इश्यूज तो हैं, इस वक्त तक हम ग्रांट के अलावा कोई हमारी इनकम नहीं है, हम अपनी इनकम बढ़ानी है, उसके ऊपर काम करना है। इनकम बढ़ाने के लिए और बहुत सारे एवेन्यूज मतलब विंडोज मौजूद है जहां से किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट अपनी परफॉर्मेंस के पेस के ऊपर है, तो अब एहतिजाज तो लामाला उनका है, उनको उनकी रिक्वायरमेंट है। अब अगर KIU भी बंद हो जाए, अब आप ये देखें, हमारे पास एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो इंजीनियरिंग कॉलेज पिछले 2 साल से बंद है। मेडिकल कॉलेज हमारा सैंक्शन है, PSDP का प्रोजेक्ट है, उसको किसी जगह के ऊपर इम्प्लीमेंट करने में रुकावटें हैं। हम मेडिकल कॉलेज नहीं बनाते, हम इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं बनाते, हमें तो अभी तक 2 से 3 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने चाहिए थे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे 40 से 50 हज़ार बच्चे इस वक्त इस्लामाबाद में मतलब वहाँ पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। पर मंथ एक बच्चे का खर्चा कम से कम 35,000 है। 40,000 को मल्टीप्लाई करो 35,000 से, 35,000 को मल्टीप्लाई करो 12 से, तो ये तो हम मतलब 15-20 अरब रुपए तो यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। हेल्थ के ऊपर हमारा सारा का सारा सरमाया ड्रेन होता है। हम तो फूड के ऊपर जो हमारी ड्रेनेज हो रही है, इस सब को गिलगित बल्तिस्तान में सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ लेके जाना है, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को इंगेज करना है।
ये सारे एवेन्यूज मौजूद थे, पोटेंशियल मौजूद थे। यहाँ के ऊपर इसके ऊपर वैल्यू एडिशन का काम होना है, इसके ऊपर प्रोसेस यूनिट्स बनने हैं, तो फिर आपने सेल्फ सफिशिएंट होना है। अगर आपने मुर्गी भी इस्लामाबाद से मतलब ट्रांसपोर्ट करनी है तो फिर तो मतलब आपके पास गुर्बत ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा सर, ये बताइएगा क्योंकि पीपल्स पार्टी ने तो अपना मौक़िफ़ दे दिया कि सब्सिडी से मतलब क्या होना चाहिए, लेकिन हमने देखा है कि जो भी हुकूमत आती है वो सब्सिडी के ऊपर वार ही करती है। पीपल्स पार्टी ने भी किया, बाद में उसको 14-15 दिन के एहतजाज के बाद रिवर्स करना पड़ा, चाहे 1 रुपये हो। और उसके बाद नून लीग ने फिर जो कोटा था उसको रेट्स पर मुकर्रर करके एक ड्रोन हमला कर दिया। तो बेहतर नहीं है कि तब तक जो है वो हर आने वाली हुकूमत अगर सब्सिडी पर ही हमला करती, तो इससे बेहतर नहीं है कि हम फिर अक़वाम मुत्तहिदा की उस करारदाद को मिसाल बना के हुकूमत पाकिस्तान को पर यह मुतालबा कर दे कि गिलगित बल्तिस्तान में रेफरेंडम कराया जाए। देखें, के साथ एक उसी के साथ एक सोचता यहाँ अक़वाम मुत्तहिदा की बात की तो मतलब ये है कि यहाँ पर जो इस वक्त जो कन्फ्यूजन पैदा की जा रही है आवाम के अंदर कि गिलगित बल्तिस्तान में जो मुतालबा खिता है यहाँ पर सब्सिडी जो दी जा रही है मुतालबा खिते की वजह से दी जा रही है, क्या ये सब्सिडी मुतालबा खिते की वजह से दी जा रही है या भुट्टो ने इसको यहाँ की गुर्बत को मद्देनजर रखकर इसको सब्सिडी दिया था? इसकी तरह के वजाहत करें। देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये गिलगित बल्तिस्तान डिस्प्यूटेड है 1948 से, 47-48 से ये डिस्प्यूटेड है। ठीक है कि नहीं है? गिलगित बल्तिस्तान 48 में पाकिस्तान लेके गया था यूएन कमीशन में, वहाँ से ये डिस्प्यूटेड डिक्लेयर हुआ। उससे पहले ये डिस्प्यूटेड डिक्लेरेशन नहीं थी। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसको डिस्प्यूटेड डिक्लेयर करवाया, कश्मीर का हिस्सा मुकर्रर करवाया, वहाँ से ये डिस्प्यूटेड हो गया। गंदम की सब्सिडी आपको मिलना शुरू हुई है 1973 से, 73 और 74, ठीक है। तो ये भुट्टो साहब का तोहफा था। साफी सवाल करते हुए ये सवाल नहीं करता कि भुट्टो साहब का दिया हुआ तोहफा 50 साल गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिलता। सर मैं उसी की बात कर रहा हूँ, 1971 में आप हमसे ये सवाल नहीं कर रहे ना, आप इस बात को अप्रिशिएट नहीं कर रहे कि पीपल्स पार्टी का भुट्टो का दिया हुआ जो तोहफा था 2009 तक अनइंटरप्टेड चला, कोई इसकी अहमियत उजागर नहीं हुई। हर जमात ने इसको भुट्टो साहब का तोहफा कहने की बजाय यूएन रेजोल्यूशन से लिंक किया। इसका यूएन रेजोल्यूशन से क्या ताल्लुक है? यूएन रेजोल्यूशन से ताल्लुक मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये भुट्टो साहब का दिया हुए तोहफे को यूएन रेजोल्यूशन से लिंक ना करें। ये अगर यूएन रेजोल्यूशन से लिंक होता तो 1948 में मिलता, 1949 में मिलता, 1950 में मिलता, 1960 में मिलता, 1970 तक मिलता। तो 70 तक आपको नहीं मिला, नहीं मिला। आपको मिला उस वक्त मिला जब भुट्टो साहब गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ लाए, तो भुट्टो साहब को एहसास हुआ कि गिलगित बल्तिस्तान में लैंड होल्डिंग कम है। हम मतलब जो वाटर सोर्स यूनिट है पाकिस्तान का, हम पाकिस्तान को सैराब करते। उसको एहसास हुआ कि ये खित्ता पाकिस्तान को सैराब करता, क्यों ना इनको गंदम दी जाए। हम आज भी समझते हैं कि गंदम फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए। आज भी हम ये समझते हैं कि गंदम फ्री ऑफ कास्ट होनी चाहिए और उन लोगों के लिए होनी चाहिए जो डिजर्विंग। अब ये फ्री ऑफ कास्ट उन लोगों को नहीं होनी चाहिए जो मुस्तहिक ना। तो ये एक सिचुएशन डिफरेंट है। हम गंदम की सब्सिडी भुट्टो का तोहफा है, इसके खात्मे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रोल प्ले नहीं कर सकती। सर मैं वही कह रहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा की, अभी आपने क्या भुट्टो साहब कोई रोल प्ले नहीं हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने तो आपको खुद मुख्तारी का एक दे दिया कि 1948 आपके पास है, मेरे पास पूरा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं रिकॉर्ड दिखाएंगे। मेरा ये जो भाई जो कह रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा ने जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान को खुद मुख्तार करार दिया था, उसी खुद मुख्तारी पर 2019 में मोदी ने शब खून मारा। अक़वाम मुत्तहिदा खामोश है। आज फलस्तीन में बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आज गजा के ऊपर एक जुल्म की इंतहा है। आप किस अक़वाम मुत्तहिदा की बात करते हैं? अक़वाम मुत्तहिदा को छोड़ दें। यह अक़वाम मुत्तहिदा सिर्फ किसी एक मखसूस ममालिक के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। हम अक़वाम मुत्तहिदा को नहीं मानते।
आप गिलगित बल्तिस्तान में रहने वाले 20 लाख अवाम की बात करें और हमारा गिलगित बल्तिस्तान के मफादात की बात करें। अमजद साहब, माजी की हुकूमत में जब आप अपोजिशन लीडर थे, उस वक्त असेंबली के अंदर करारदाद आई, 5 अरब रुपए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट मांगा गया और मुतफिका तौर पर ये करारदाद पास हुई थी। अच्छा, उसके बाद आपको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया वफाक के साथ कंसल्टेशन के लिए। जब रिजीम चेंज हुआ, ये बताया गया कि मरकज के साथ बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप के नतीजे में यहाँ पर बजट भी आएगा, सब्सिडी के मसाइल भी हल होंगे। अब तो ये सारा मामला उल्टा पड़ रहा है, आपकी वफाक के साथ क्या कंसल्टेशन हुई सर? देखें, जब चूंकि यहाँ पे जब हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहाँ पे पीडीएम की हुकूमत थी, वर्किंग रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा बुरा था। प्राइम मिनिस्टर इधर आया तो वज़ीर आला भाग के तंगीर चले गए, जिसकी वजह से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स पैदा हुए। हमारे सामने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम थे। हमने वफाक से तकरीबन मतलब 2 अरब 25 करोड़ रुपए 65 करोड़ रुपए एडिशनल ग्रांट सब्सिडी की मद में लिया, लाके हमने इनके हवाले की। उसके अलावा आखिरी जब बजट क्लोज हुआ था तो भी हमने एडिशनल 5 अरब रुपए लाके इनको दिए। ये हमारी कंट्रीब्यूशन थी गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान के लिए। चूंकि हमारे सामने अवाम है, हम हुकूमत को नहीं देखते। आज चूंकि हमारी मरकज में हुकूमत नहीं है, आज तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है मरकज में, हम तो हुकूमत में नहीं है। चूंकि पिछली जो हुकूमत थी उसमें हम इत्तेहादी थे, आज नून की हुकूमत है। अब नून की हुकूमत में वहां से मुश्किलात हैं तो एक अलग कहानी है, लेकिन हम ये समझते हैं। माजरत, हम आपके साथ हैं, कोई इशू नहीं। आप स्टार्ट में बड़े अच्छे अंदाज में आपने शुरू किया था, क्योंकि आपने यही बताया कि गिलगित बल्तिस्तान में लोअर मिडिल क्लास के लोग होते थे, अब यहाँ पे अशरफिया पैदा किया है। यही आपका क्वेश्चन यही है? यस, आपका जो थीम था वो यही? यस, यही है। अशरफिया पैदा करना। जब अशरफिया पैदा करने आपकी कैबिनेट में जो लोगों ने मज़ाहमत मुखालफत की, वो तो किसी को नहीं नजर आई, क्योंकि कैबिनेट के अंदर उन्होंने क्या मुखालफत की? किसने देखा? जंगल में मोर न जा। बाहर आके तो पीपल्स पार्टी ने अनाउंस किया कि हमने ये रेट बढ़ा दिया, 5200 रुपए पर 100 केजी जो है। अनाउंसमेंट जो है आज भी रिकॉर्ड पे है कि वो इंजीनियर इस्माइल साहब ने किया। जब अशरफिया ही बन रही है तो आप अशरफिया को जरा कैबिनेट से बाहर निकालने का भी सोच रहे हैं कि नहीं, कि बस इसी तरह आप जो लूडी लंग जो हुकूमत है इसका हिस्सा बने रहेंगे? देखिए, मेरी बात सुने थोड़ा सा। हम वाहिद पार्टी हैं इस वक्त, वाहिद पार्टी इस हुकूमत के इत्तेहादी ग्रुप में वाहिद पार्टी है। कल शायद हफीज साहब ने सब्सिडी के खात्मे के अंदर जितने दलाइल थे वो सारे दिए, खात्मे के लिए जितने दलाइल थे वो सारे दे दिए। मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान के मामलात को समझने से कासिर है। हम गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को समझने से कासिर नहीं है, नहीं हमारी क़यादत कासिर। आप भुट्टो को देखें, आप बीबी शहीद को देखें, आप जरदारी साहब को देखें, आप बिलावर को देखें। आज भी आपके पास जो कुछ है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे पॉलिटिकली है, चाहे फाइनेंशियली है, चाहे किसी शक्ल में है, यार ये पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने दिया तो बताओ, कोई और जमात ने दिया तो बताओ। ये तो फाउंडेशन सारे पीपल्स पार्टी ने रखे। सियासी इस्लाहात पीपल्स पार्टी के, जुडिशल इस्लाहात पीपल्स पार्टी के, एडमिनिस्ट्रेटिव इस्लाहात पीपल्स पार्टी के, गिलगित बल्तिस्तान को नाम देने के इस्लाहात पीपल्स पार्टी के, सारे के सारे गवर्नेंस ऑर्डर पीपल्स पार्टी का। मतलब गिलगित बल्तिस्तान में लैंड रिफॉर्म पीपल्स पार्टी का 1974 में किया भुट्टो साहब ने। आपने तहफ़्फ़ुज़ नहीं किया, आपकी गलती है। 74 में भुट्टो ने आपको लैंड रिफॉर्म करके दिया था, आपको मलकियत दिया था। 79 में आपसे वो हक वापस छीना गया, आपको समझ नहीं आई। ये गलती आपकी है, आप अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहे। तो आज भी हम अवाम की तरफ से बोल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी में बोल रहे हैं, हम किसी हुकूमत की नुमाइंदगी में नहीं बोल रहे। लेकिन चूंकि हम हुकूमत में हैं, हम हुकूमत को गाइड कर सकते हैं, हम हुकूमत को रास्ते पे रख सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पॉइंट के ऊपर हमारा डिफरेंट ओपिनियन है तो इस डिफरेंट ओपिनियन की बुनियाद पे हम हुकूमतें छोड़ दें। ये रवायत का हिस्सा भी नहीं है हमारा, ये हमारे रवायात नहीं है। सर, मेरा एक सवाल है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अशराफिया है, तो इनके खिलाफ आप हुकूमत में हैं, क्रैक डाउन कौन करेगा? अच्छा, जीबी के आवाम रोज़ बरोज़ मसाइल के दलदल में फंस रही है, हुकूमती बेंचों में आप लोग बैठे हुए हैं, मसाइल जो है हल होने का नाम नहीं ले रहे। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हैं रोड्स पे हैं, और गंदम की जो
देखिए ये सारी चीज़ें जो आप कहना चाह रही हैं, लोगों की सर मेरा सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। असेंबली की जो कारकर्दगी, हमारे जो मेंबरान असेंबली हैं उनकी कारकर्दगी जो है सिफर है, तो अगर कारकर्दगी सिफर है तो हमारे मेंबरान असेंबली में क्या कर रहे हैं? इतनी बारी तनख्वाहें ले रहे हैं। तो मैं कहती हूँ कि भाई ये तनख्वाहें लेने से बल्कि वो सारा बजट आवाम पे लगाए, असेंबली बंद करें तो ये मसाइल जीबी के हल होंगे। हाँ, अब जैसा कि हम आपके सवाल को लेते हैं, तो मेरे हिसाब से सहाफ़त की कारकर्दगी सिफर है मेरे हिसाब से, कि मैंने किसी सहाफ़ी को गिलगित बल्तिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर लिखते हुए नहीं देखा। मैंने किसी अखबार वाले को गिलगित बल्तिस्तान के जेन्युइन सवालात को उठाते हुए नहीं देखा। मैंने ऐसा यूट्यूबर नहीं देखा जो रोजाना की बुनियाद पे सियासी इश्यूज के ऊपर। आप थोड़ा सा सुने ना, आपने सवाल किया, आप जवाब भी सुने। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के जो असेंबली के मेंबरान हैं, असेंबली के मेंबरान का कुछ असर है। हम ये नहीं कहते हैं कि असेंबली बहुत ज़्यादा एक्यूरेट काम करती है। ये जितने सवालात आज हमने आपके सामने खड़े किए, ये हमारे खड़े करने के नहीं थे, आपके लिखने के थे। ये सवाल तो किसी ने उठाया ही नहीं, हमने उठाया। आज हम समझा रहे हैं आपको कि इधर एक अशराफिया तबका बनाए, रिफॉर्म होना है टॉप से हो, नीचे अवाम तक आ जाए। ये सवाल तो हमने आपके सामने रखा। ये जिम्मेदारी तो आपकी थी, ये तो दीगर जमातों की थी, मतलब गिलगित बल्तिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स की थी। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अवाम की रिप्रेजेंटेशन कौन करे? साफी की रिप्रेजेंटेशन करता, अवाम की नहीं करता। जमातें जमातों की रिप्रेजेंटेशन करती हैं, अवाम की नहीं करती। वाहिद पीपल्स पार्टी है जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की रिप्रेजेंटेशन में बात करती है, अवामी बात करती है। इसलिए हम आपके सामने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ा सवाल फत बोलूं तो एक दिन बड़ा सवाल बड़ा सवाल फत बोलूं सुनो